कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव का कल से होगा शुभारंभ। गीता जयंती को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा, विदेशों में भी शुरू की हमने गीता महोत्सव की परंपरा। 13 दिसंबर को होगी गीता संसद। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र को मिली मंजूरी। 17 दिसंबर से शुरू होगा सत्र। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दी मंजूरी। किसानों पर केस वापसी पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान। कहा, किसानों पर हुए केस जल्द होंगे वापस। सरकार बाकी मांगों पर भी कर रही है विचार। दिल्ली बॉर्डर से जल्द खत्म होगा किसानों का आंदोलन। 4 दिसंबर को होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में हो सकता है बड़ा फैसला। और पानीपत में विजिलेंस विभाग का मुख्य अकाउंटेंट अधिकारी घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। गाड़ी छोड़ने और परमिट देने की एवज में 50,000 की रिश्वत लेते विजिलेंस विभाग की टीम ने मारा छापा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ में हूं अमित शर्मा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गीता जयंती को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और गीता महोत्सव के आयोजन की तैयारियों के बारे में जानकारी दी है। आपको बता दें कि 2 दिसंबर से गीता महोत्सव का आगाज होने जा रहा है। 2 दिसंबर से 19 दिसंबर तक गीता महोत्सव का आयोजन होगा। जानकारी के मुताबिक 2021 से पहले ही 35 लाख लोग सोशल मीडिया के जरिए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव से जुड़ चुके हैं। इस महोत्सव का उद्घाटन यज्ञ और हवन के साथ किया जाएगा। साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव पर गीता जयंती के दिन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 75 स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिजनों को सम्मानित भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी जानकारी दी है और कहा है कि गीता की प्राकट्य स्थली ज्योतिसर में 200 करोड़ रुपए की लागत से महाभारत संग्रहालय बनाया जाएगा। आपको बता दें कि गीता जन्मस्थली ज्योतिसर में 1363 लाख रुपए की लागत से निर्मित भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप 40 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी होगा। वहीं एक दिन इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। कुरुक्षेत्र का जो रेलवे स्टेशन है उसको भी रेनोवेट किया जा रहा है ताकि वहां भी जो यात्री आते हैं या ट्रेन वहां से निकलती हैं, अगर मात्र देख भर लेगा अगर वहां स्टेशन को कोई यात्री, तो उनको भी महाभारत की एक प्रकार से नगरी है उसका आभास होगा। और वहां से जो जाने आने वाली ट्रेन हैं उनकी जो नई ट्रेन है मथुरा और हरिद्वार से जोड़ने के लिए कुछ ट्रेन यहां से चलाई जाएंगी ताकि कुरुक्षेत्र तीर्थ स्थली से और मथुरा तीर्थस्थली और हरिद्वार तीर्थस्थली उनके साथ भी ट्रेन यात्रियों को, तीर्थ यात्रियों को उसका लाभ होगा। स्वच्छता के नाते भी इस कुरुक्षेत्र नगर का बहुत ध्यान रखा जा रहा है। हमने इसको एक अभियान चलाया, एक योजना बनाई है, दिव्य कुरुक्षेत्र योजना। तो दिव्य कुरुक्षेत्र योजना में स्वच्छता अभियान, ये क्योंकि मेला क्षेत्र है तो सफाई रखना बहुत आवश्यक है। इसलिए मुझे खुशी है कि भारत के 30 स्वच्छ शहर हैं, उन 30 स्वच्छ शहरों में और ब्रह्म सरोवर को इसको शामिल किया गया है। और इसकी जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है या बाकी जो कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड है, जो भी इसका सारा ध्यान रख रहे हैं, उसका जो उस कारण से 30 स्वच्छ स्थलों के अंदर इसका नाम आया है। इसके लिए मैं सराहना करता हूं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की कि अच्छी व्यवस्था यहाँ उन्होंने बना करके रखी है। एक डिमांड थी यहाँ की कि जो कुरुक्षेत्र नगर है इसके प्रवेश द्वार जितने भी हैं, बाहर से जो लोग प्रवेश करते हैं उनके ऊपर प्रवेश द्वार बनाए जाएं। जैसे हमने करनाल में 7 मार्ग हैं बाहर निकलने वाले, तो 7 पर 7 द्वार बनाए हैं। ऐसे ही यहाँ जितने प्रमुख मार्ग हैं जो भी कुरुक्षेत्र से बाहर निकलते हैं या बाहर से कुरुक्षेत्र आते हैं, उन सब के ऊपर प्रवेश द्वार जो है, स्वागत द्वार है, वो उसी प्रकार से बनाए जाएंगे। ज्योतिसर तीर्थ पर और उसका विकास, जैसे ब्रह्म सरोवर का तो काफी मात्रा में विकास हुआ है, लेकिन वहां की विकास की गाथा 2023 तक मैं समझता हूं पूर्ण होगी। अभी उसमें 2 वर्ष और लगेंगे। स्वामी जी ने जैसे बताया कि अभी तक सरकारी सहायता से, सहयोग से ये सारे मेले, ये जो कार्यक्रम अपना अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का होता है, वो प्रारंभ में तो सारा सरकारी था, बाद में धीरे धीरे उसमें सामाजिक संस्थाओं का योगदान बढ़ रहा है। और जो
2 वर्ष पहले हमारा जो गीता महोत्सव का कार्यक्रम हुआ था उसमें तो सरकार का खर्च ना के बराबर था। जितनी पार्टिसिपेशन है वो चाहे कुरुक्षेत्र जिले की थी, आसपास के लोगों ने इस पूरा किया। अब इस बार हमने विचार किया है कि इसकी एक कोई समिति, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव समिति बनाकर उसको पंजीकृत कराया जाए, ताकि वो पंजीकृत समिति जो है आगे से वही उस कार्यक्रम को मुख्य रूप से योजना बनाएगी, करेगी। सहयोग सारा प्रशासन का होगा, उसमें कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड का भी होगा, यहाँ के जिला प्रशासन का भी होगा, हरियाणा सरकार का भी होगा, लेकिन मुख्य रूप से जो समिति है, आयोजन समिति कहें या उसको स्वागत समिति कहें, वो समिति इस कार्यक्रम को यानी ओन करेगी और वही सारा कार्यक्रम करेगी। और इसमें देश भर के लोगों का जितना ज्यादा योगदान करा सकते हैं, जितना पार्टिसिपेशन ज्यादा करा सकते हैं, उस प्रकार का, जैसे कुंभ मेला टाइप होते हैं, इस प्रकार के मेले का आयोजन इसमें हो, ताकि इसकी ख्याति वो देश के साथ साथ विदेशों तक भी बनी रहे। तो इस राष्ट्रीय उत्थान का जो संस्कृति उत्थान के जो कार्यक्रम है, खास करके क्षेत्र का, इसको कैसे हम और अधिक सफल कर सकें, इस ओर हम आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में आयोजित किए जा रहे अंत्योदय ग्राम उत्थान मेलों के संबंध में प्रशासनिक सचिवों और जिला उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के साथ साथ सरकार की कल्याणकारी नीतियों का लाभ हर शख्स तक पहुंचाने के लिए अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही सीएम ने कहा है कि युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित और सशक्त बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने चंडीगढ़ सेक्टर 3 के एमएलए हॉस्टल में नेताजी सुभाष चंद्र पार्क का उद्घाटन किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह पार्क लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले 3 महीने के अंदर इस पार्क में नेता सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। उन्होंने आगामी विधानसभा के सत्र की भी जानकारी दी और कहा कि जनवरी 2022 में विशेष विधानसभा सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसके चीफ गेस्ट देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू होंगे। देखिए, जो हमारे विधायक एमएलए हॉस्टल में या एमएलए फ्लैट्स में रहते हैं, उनकी काफ़ी दिनों से ये इच्छा थी कि ये जो खाली पड़ी बंजर ज़मीन है, जहाँ पर धूल उड़ती है और गर्मियों में सर्दियों में, वहाँ पर कुछ अच्छा पार्क डेवलप हो जाए। और उन्होंने 2-3 बार मुझे जाकर के कहा कि रात को अंधेरा होता है, अंधेरे के कारण वहाँ निकलते हुए भी डर लगता है। तो मैंने अपने अधिकारियों से, जो पीडब्ल्यूडी, B&R के और चंडीगढ़ प्रशासन के, इनसे बात की कि यहाँ पर हम एक अच्छा पार्क क्यों ना डेवलप करें। तो मैं उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र पार्क के नाम से ये लगभग 1.5 एकड़ के अंदर जो पार्क है ये फैला हुआ है और इसके ऊपर लगभग 90 लाख रुपए की लागत। चंडीगढ़ में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और हरियाणा प्रदेश प्रभारी विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के निवास स्थान पहुंचे, जहां विनोद तावड़े ने ज्ञानचंद गुप्ता से शिष्टाचार भेंट की। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद किसान नेताओं की बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। आज हरियाणा के कई संगठनों ने सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर एक अहम बैठक की, जिसमें फैसला लिया गया कि जब तक सरकार हमारी सभी मांगों को लिखित में नहीं मानती है, नहीं देती है, तब तक हमारी आंदोलन चलता रहेगा। बैठक के बाद किसान नेताओं ने मीडिया को संबोधित भी किया, जिसमें उन्होंने मीटिंग का पूरा लेखा जोखा बताया। हमने अपने सर्वजातीय अत्तल खाप 24 है की अकस्मात मीटिंग बुलाई। उसमें फैसला लिया गया
कि जैसे ये कृषि कानून वापस ये लिए सरकार ने, लेकिन इसके बावजूद जो हमारी 6 मांगे और रह गई हैं, जिसमें जो हमारे किसान 48,000 किसान शहीद हुए ना, मुकदमे दर्ज 48,000 किसान मुकदमे हैं और 700 किसान शहीद हुए हैं। उनके मुकदमा वापिस जब तक नहीं ले जाएंगे, इनको मुआवजा नहीं दिया जाएगा, तब तक धरना नहीं खत्म। किसान इतना सक्षम है, उसका किसान तो आपने सारे इकट्ठे करके उस आंदोलन में मेरी एक नीति राय है, मुकदमे लेकर चला। प्रदेश के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल सबसे बढ़िया पॉलिटिकल आर्टिस्ट हैं। वो अलग अलग प्रदेश में जाकर कलाकारी करते हैं। अब पंजाब में भी आ रहे हैं, यहां पर भी एक्टिंग करेंगे। लोग इनसे अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, उनकी बातों पर नहीं आने वाले। किसान आंदोलन खत्म करने के मामले में उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार जो बातचीत कर रही है, जो हमें आदेश मिलेंगे वही हम करेंगे। अगर किसान हमसे आकर मिलते हैं तो हम उनका स्वागत भी करते हैं। साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि हमने पूरी तैयारी की हुई है और हम किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। केजरीवाल जी सबसे बढ़िया पॉलिटिकल आर्टिस्ट हैं। वो अलग अलग प्रदेश में जाकर अलग अलग तरह की कलाकारी करते हैं। तो पंजाब में भी आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी प्रदेश अनुसार, जिले अनुसार, विधानसभा अनुसार जैसी जो उनको एक्टिंग करनी होती है वो करते हैं। लेकिन लोग इनके बहरूपीय चरित्र से अच्छी तरह से वाकिफ हो चुके हैं और लोग इनकी बातों में आने वाले हैं। प्रदेश में कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर से उभर कर सामने आ गई है। आपको बता दें कि पूर्व सीएम भूपेश सिंह हुड्डा विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम चला रहे हैं और इस कार्यक्रम को लेकर जब हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने उनसे पूछा गया तो उन्होंने कार्यक्रम को लेकर अनभिज्ञता जताई और कहा कि उन्हें कार्यक्रम में बुलाया ही नहीं गया। झज्जर की जन आक्रोश रैली पर कुमारी सैलजा का कहना है कि जेजेपी हरियाणा में अपना जनाधार खो चुकी है। कृषि कानून वापस हुए हैं और जिन परिस्थितियों में वापस हुआ आप जानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से देश को संबोधित करते हुए वापस करने का ऐलान किया, लेकिन संसदीय मर्यादाओं को ताक पे रखते हुए बिना डिस्कशन के ये कानून बनाए गए और बिना डिस्कशन के ये वापस लिए गए। ये हमारे लोकतंत्र के लिए या संसदीय प्रणाली के लिए कोई अच्छा साइन नहीं है। कोई भी कानून होते हैं डिस्कशन के बाद होना चाहिए, लेकिन अभी भी जो हमारा किसान है वो संतुष्ट नहीं है। सोनीपत कुंडी बॉर्डर पर पंजाब के 32 जत्थेबंदियों की बैठक खत्म हो गई। 32 जत्थेबंदियों की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम को चिट्ठी लिखी है, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी, लिखित रूप में नहीं भेजेगी, तब तक आंदोलन चलता रहेगा। हमने फैसला लिया है कि जब तक ये सरकार हमें लिखती तौर पर ये आश्वासन नहीं देगी, ये कमेटी का नहीं देगी, ये हमारे पास जितने भी हमारे पे केस दर्ज हैं उनको वापस नहीं लेगी, उतनी देर तक हम यहीं डटे रहेंगे। अब सरकार के पाले में बाल है,
सरकार हमें बताए ये कमेटी कितने टाइम में फैसला लेगी, ये इसकी बांतर कैसी होगी, सरकार को बताना होगा। और केसों के लिए भी इन्होंने कहा भी हमसे मीटिंग की जाए हरियाणा से, ये हमें लिखती भेजें, हम तैयार हैं मीटिंग करने के लिए। और हमारे कल तक या परसों तक 2 दिन केस वापस लाएं, फिर ही हम कोई अगली 4 तारीख को फैसला लेंगे, नहीं उतनी देर तक हम यहीं डटे रहें। किसानों ने ऊंचाना कला के दरौली खेड़ा गांव को चारों तरफ से सील कर दिया है। दरअसल किसान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के विरोध में खड़े रहे। बताया जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला रात में शादी समारोह अटेंड करने के लिए यहां पर उनको आना है और इसीलिए किसानों ने सड़क के बीच रोड रोलर लगाकर रोड को जाम कर दिया। किसानों का कहना है कि पूरी रात गांव के बाहरी डेरा हम डाल रखेंगे। उप मुख्यमंत्री यहाँ ऊंचाना हल्के में आना चाहता है, वो यहाँ से विधायक है और ऊंचाना हल्के की बदौलत डिप्टी सीएम की कुर्सी पे बैठा। लेकिन हमारी खाप पंचायतों ने संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान कर रखा कि जेजेपी या बीजेपी के किसी भी नेता को हम यहाँ घुसने नहीं देंगे। उसी के अनुसार हमने यहाँ लोगों में पुरजोर विरोध है और अगर दुष्यंत चौटाला या किसी भी कीमत पर हम ऊंचाना की धरती पर नहीं उसको आने देंगे और उसका अगर आया तो उसका पुरजोर विरोध होगा, जो काले झंडे दिखाए जाएंगे और यहाँ इलाके से उसको बाहर भगा। अटेली विधानसभा के कनीना कस्बे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक धरना देने के बाद युवा प्रदेश सचिव डॉक्टर हिम्मत यादव के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जन जागरण अभियान शुरू किया। आपको बता दें कि अटेली विधानसभा के गांव में कल से इस अभियान की शुरुआत की गई है, जो आज कनीना कस्बे पहुंची। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ ये जन जागरण अभियान चलाया। जन जागरण अभियान के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता कनीना एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन एसडीएम सुप्रीडेंट को सौंपा। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से अभी पूरी तरह से राहत मिली नहीं है। अब कोरोना वायरस के नए जो इसका वेरिएंट मिला है, जिसका नाम है ओमिक्रॉन, उसका खतरा लगातार मंडराने लगा है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सरकार और गृह मंत्री अनिल विज ने कई निर्देश भी जारी किए। बावजूद इसके कुरुक्षेत्र के कस्बा पिहोवा ग्राउंड में लोग गाइडलाइंस को लेकर लापरवाही करते नजर आए, जो कोरोना की तीसरी लहर को दावत दे रहे हैं। विश्व एड्स दिवस के मौके पर नलवा राजकीय महाविद्यालय में एनएस के एक दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में 120 से अधिक एनएसएस वॉलंटियर्स ने भाग लिया। इस दौरान एनएसए के छात्र छात्राओं ने कॉलेज परिसर और ग्राउंड की सफाई का अभियान चलाया। मैं नलवा कॉलेज का एनएसएस प्रभारी हूं और आज हमने ये 1 डे एनएसएस कैंप लगाया है। इसका मेन मकसद 2 या 3 दिसंबर को हमारे कॉलेज में हम एनुअल एथलेटिक मीट करवाने जा रहे हैं। उसके लिए हमने यहाँ के प्लेग्राउंड की साफ सफाई की है, मैदान का ट्रैक बनाया है बच्चों ने, और जो कॉलेज का बाकी कॉलेज कैंपस है उसको क्लीन किया है। पर्सनली बच्चों ने अपने खेलने के लिए और स्टाफ के खेलने के लिए बच्चों ने वॉलीबॉल का ग्राउंड का जो मैदान है उसको प्रिपेयर किया है और काफ़ी अच्छा बच्चों ने सहयोग दिया है। आप देख रहे हो जैसे कि आपको सफाई दिखाई दे रही है कि कितना अच्छा बच्चों ने सुबह से अभी तक काम किया है।
समालखा के पुराने बस अड्डे के पास लोगों को जल्द जाम से राहत मिल सकती है। समालखा में जाम से राहत के लिए सड़क निर्माण का कार्य लगातार चल रहा है। इसके साथ ही एसडीएम ने सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान एसडीएम अश्विनी मलिक ने वेलस्पन कंपनी के अधिकारी से जल निकासी को लेकर विस्तृत जानकारी ली है। सड़क निर्माण के काम में तेजी लाने को भी कहा है। सर्विस लेन का काम लगभग 4-5 दिन से स्टार्ट हो गया और लगभग 10 दिन और लगेंगे इस पैच को कंप्लीट होने में। इसी प्रकार से जो ट्रैफिक पुलिस के साथ और जो NHAI के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ बैठकर आगे 8 चरणों में इसका काम पूर्ण होगा। और पहले चरण में थोड़ा डिले है, लेकिन अब जो बात इन्होंने वायदा किया है कि जो सभी चरणों का काम जो है वो जनवरी से पहले, ये उम्मीद कर रहे हैं दिसंबर में ही, लेकिन मुझे जो लग रहा है 10-15 जनवरी तक ये सारा समालखा का जो नीचे सर्विस लेन का कार्य है सारा कंप्लीट हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस के मौके पर झज्जर में एड्स नियंत्रण कर्मचारियों ने प्रोटेस्ट किया। कर्मचारियों ने विश्व एड्स दिवस को काला दिवस के तौर पर मनाया है। एड्स नियंत्रण कर्मचारी झज्जर में सीएमओ कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए और अपनी लंबित मांगों को पूरा करने को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने समान काम समान वेतन की मांग करते हुए कहा है कि सरकार उनसे समान काम तो ले रही है, लेकिन समान वेतन नहीं दे रही है। कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों का ज्ञापन स्वास्थ्य विभाग के निदेशक के नाम जिला चिकित्सा अधिकारी को सौंपा है। ठीक है। समान वेतन, समान काम, समान वेतन, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट। रतिया मंडी में महिला मजदूरों के एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके बाद गुस्साई महिलाओं का गुस्सा भी फूट पड़ा और महिलाओं ने मंडी गेट पर जमकर धरना दिया। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले मंडी में धान चोरी करते हुए महिलाओं की तस्वीरें सामने आई थी, जिसके बाद पिछले 2-3 दिनों से महिला मजदूरों को मंडी परिसर में नहीं जाने दिया जा रहा। महिला मजदूरों का कहना है कि अगर उन्हें मंडी में नहीं जाने दिया जाता है तो अधिकारियों का घेराव किया जाएगा। मेरे साथ हुआ था एक बाजीगर के साथ, उनने मेरे चोटा मारियां। किसने मारी चोट? ये मारी है जी मानक ने, ठेकेदार मानक। ठीक है। तो हम फिर भी ये करके वे चल कोई नहीं, हमने इल्ला करना काम करना, गरीब आदमी है, चूल्हा चल है हमारा, कोई बात नहीं, पल्लेदार अगले पहचाजी करना कोई ठीक नहीं है। तो फिर भी उसने जी आके इसमें धरना धर लिया, नारे बोल दिए लाइन को जी बाहर काटा जाए। तो फिर मैं वहाँ पे हमारी यहाँ पे सुनाई नहीं करी। मार्केट कमेटी में हम आए, बैल चिल्ले के हमारे गिल्ले पड़ लिए, हम अंदर नहीं जान दी कोई भी लेडीज, सारी हम इकट्ठी हो गई, कोई भी फिर हमारी कोई सुनाई नहीं करी। फिर मैं थाने चली गई, मैंने उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी, तो भी हमारी कोई सुनाई नहीं करी। यमुनानगर में हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां साढौरा के बिलासपुर अनाज मंडी में करोड़ों का गेहूं पिछले 2 सालों से खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है, जो अब पूरी तरह से सड़ चुका है। साढौरा के बिलासपुर अनाज मंडी का जायजा लिया है हर खबर संवाददाता चंद्रशेखर ने। यमुनानगर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से घोर लापरवाही यहां बरती गई है और यही वजह है कि खुले में रखा करोड़ों रुपए का यह गेहूं सड़ चुका है। आप देखिए किस तरीके से यह गेहूं पूरी तरह से खराब हो चुका है, सड़ चुका है। थोड़ी सी लापरवाही कितनी भारी यहां पर पड़ी है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर आसानी से लगा सकते हैं। यमुनानगर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, गेहूं पूरी तरह से खराब हो चुका है, गेहूं पूरी तरह से सड़ चुका है, क्योंकि ये खुले आसमान के नीचे पिछले 1 साल से रखा हुआ था। और यही वजह है कि चाहे बारिश हो या ठंड या फिर गर्मी,
सभी मौसमों की मार इस गेहूं पर पड़ी है और इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यह गेहूं पूरी तरह से सड़ चुका है, खराब हो चुका है। पानीपत विजिलेंस विभाग की टीम ने विजिलेंस विभाग के मुख्य अकाउंटेंट दीपक जोशी को 50,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता फूल कुमार से अकाउंटेंट गाड़ी छोड़ने और परमिट देने के एवज में रिश्वत मांग रहा था। आपको बता दें कि आरोपी अकाउंटेंट पर पहले भी कई बार रिश्वत लेने के आरोप लग चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, माइनिंग विभाग से हेड अकाउंटेंट है दीपक जोशी, जिनके खिलाफ एक कंप्लेंट हमें प्राप्त हुई। जो कंप्लेनेंट है फूल कुमार जी, उन्होंने बताया कि बेसिकली उनका काम मिट्टी उठाने का काम है, जिसके लिए इस विभाग से परमिट की परमिशन उनको लेनी पड़ती है। तो जो उन परमिट अप्लाई करते हैं उनमें कहीं ना कहीं ये देरी लगा के या किसी तरह की आनाकानी करके पैसों की डिमांड करता है। और ऐसे ही उसके जो डंपर वगैरह चलते हैं उनको इम्बाउंड करके उनको छुड़वाने की एवज में भी पैसों की डिमांड थी। जो डिमांड 50,000 थी, जिस डिमांड पे हमने अपनी टीम गठित की, सीनियर अधिकारी को बताया और जाके कार्रवाई जब अंजाम दी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट को साथ लिया, तो वहाँ अपनी सीट पे ही रेड हैंडेड 50,000 रुपये के साथ हमने इनको गिरफ्तार किया। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।